हम लोगों का पहला सवाल है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, यानी कि क्यों जो है सजीवों में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती हैं। तो इसमें हम लोग जवाब कैसे लिखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों में या सजीवों में क्या होता है, जनन या प्रजनन जो है बेहद ज़रूरी है। दूसरा सवाल है कि जनन की कौन सी विधि अच्छी होती हैं और क्यों। इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि लैंगिक प्रजनन जो है जनन की सबसे अच्छी विधि होती हैं, क्योंकि इससे जो है आनुवंशिक विविधता विकसित होती हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास एवं जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती हैं। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है ना, वह आकारिकी और आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, जनक से समान होते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगला सवाल है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति जीवों में अच्छे अवसर मिलते हैं, क्योंकि जो है क्या यह कथन क्या होता है, सदैव सही होता है। इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन से बने जीवों में जीवित रहने के अच्छे अवसर मिलते हैं, क्योंकि इनका जो है आनुवंशिक पदार्थ जो जनकों से आता है यानी कि कंबाइन करता है, और इससे क्या होती हैं, विविधता मिलती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है। यह जाति के जीवित रहने के लिए क्या है, आवश्यक है, यानी आनुवंशिक बदलाव होते हैं, और आनुवंशिक बदलाव से क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, जिससे विकास होता है। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन से बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन से जो है ना बनी संतति आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से क्या होती हैं, जनक से समान होती हैं। लेकिन होता क्या है कि लैंगिक जनन द्वारा जो प्राप्त संतानें होती हैं ना, वह क्या होती हैं, अपने जनक से असमान होती हैं, यानी कि क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या इन दोनों के बीच क्या जो है विभेद है। हम लोग पहला देखते हैं कि अलैंगिक जनन में जो है उनके क्या गुण या लक्षण हैं। यह जनन की तेज तथा सरल विधि है, यानी कि यह क्या है, सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। अगला है कि यह कायिक कोशिका में पाई जाती हैं, यह क्या होती है, वर्धी कोशिका में होती हैं। अगला है कि इसमें केवल एक ही प्राणी का क्या होता है, योगदान होता है, यानी अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल्स ही भाग लेते हैं। अगला है कि इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन प्रक्रिया नहीं होती हैं, यानी कि इसमें ना तो क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, युग्मनज भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गुण है। अगला है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पाया जाता है, यानी कि इसमें जो है जो संतानें पैदा होती हैं ना, वह कैसा होता है, क्लोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कम्बिनेशन नहीं होते हैं, आनुवंशिक जो है वो जेनेटिक मटेरियल्स आपस में कंबाइन नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, आकारिकी और आनुवंशिक रूप से जो है ना क्या होती हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब देखें हम लोग लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यह क्या है, जनन की धीमी तथा जटिल विधि है। क्या है, यह धीमी तथा जटिल विधि है। दूसरा है, यह क्या है, धीमी तथा जटिल विधि है। दूसरा है कि यह जनन कोशिका में पाया जाता है, यानी कि यह क्या होता है, जर्म सेल्स में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। अगला है कि इसमें दो प्राणियों का जो है ना योगदान होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नर भी भाग लेते हैं और मादाएं भी भाग लेती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, टू पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स क्या करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला है कि इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, यानी कि गैमीट्स बनते हैं, और क्या होता है, उन युग्मकों का मिलान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशंस के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनते हैं ना। तो कहाँ बनता है, तो लैंगिक प्रजनन में बनता है। आगे है कि इसमें क्या होता है, क्लोन नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें जो है ना कि जो सिंगल पेरेंट सेल्स जो है किसमें होता है, आपके अलैंगिक प्रजनन में होता है।
कहाँ होता है अलैंगिक प्रजनन में, तो वहाँ पर नो कॉम्बिनेशन, नो वेरिएशन, नो म्यूटेशंस, नो इवोल्यूशंस होता है। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस होता है, इससे म्यूटेशन होगा ना, उत्परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, एक जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे ना वह क्या होंगे, अपने किससे, पेरेंट्स से डिफर होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, क्लोन टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है नहीं पाया जाता। आगे है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप क्या समझते हैं, या रिप्रोडक्शन से। इसमें जो है ना कोई उपयुक्त उदाहरण दीजिए, है ना। कायिक प्रवर्धन क्या है, पौधे में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का ही प्रकार, यानी कि पौधों में क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल से अगर प्रजनन की प्रक्रिया होगी ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे ना। जिसमें क्या होता है, शरीर की कायिक भाग की कोशिकाएं जनन कोशिकाओं की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं और समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीवों का निर्माण करती हैं। जैसे आपके आलू हो गए, ब्रायोफाइलम हो गए, है ना, ये सब के सब क्या हैं, कायिक प्रवर्धन के क्या हैं, उदाहरण है। आगे है कि किशोर चरण, है ना, यानी जुवेनाइल स्टेज या फेज है। उसके बाद है जनन प्रवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज है, और जीर्णावस्था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसेनेंट फेज कहते हैं। तो इसमें जो है किशोरावचरण यानी किशोर चरण या जुवेनाइल फेज हम लोग किसको कहेंगे, तो जन्म से लेकर जन्म से लेकर जनन अवस्था के बीच का जो अवस्था है ना, स्टेज है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किशोर चरण अवस्था कहेंगे। दूसरा है प्रजनक चरण यानी रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। पादपों में यह अवस्था जो होती है ना, पुरुष के यानी कि जो आपके क्या हैं, पुष्प, यानी कि पादपों में यह अवस्था पुष्पों के प्रकट होने के साथ प्रारंभ होती है। जंतुओं में क्या होता है, किशोरावस्था जो के अंत के जो है या शुरू होकर जीर्णावस्था तक पहुंचती है। सीधा सीधा हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि प्रजनक अवस्था जो है ना, यानी कि जनन अवस्था जो है ना, किसी भी जीवों में जो है क्या है, एक ऐसा अवस्था है जिसमें क्या कर सकते हैं, वो अपने जैसे संतानों को जन्म देने की क्षमता क्या करते हैं, रखते हैं, जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। जो किसके बाद आता है, तो जुवेनाइल फेज के बाद आता है, ठीक है। अगला है कि जीर्णावस्था, है ना, जीर्णता अवस्था, सेंसेनेंट फेज हम लोग किसके कहेंगे, तो यह जनन के बाद की अवस्था, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव फेज है ना, उसके बाद क्या होता है, सेंसेनेंट फेज आता है। इस अवस्था में क्या होता है, शरीर में उपापचयी क्रियाएं जो है ना, उपापचय क्रियाएं जो है क्या होने लगती हैं, स्लो होने लगती हैं, है ना, और अंत में क्या हो जाता है, जीवों का डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपनी जटिलता के बावजूद जो है ना, बड़े जीवों ने लैंगिक जनन पाया, क्यों, ऐसा क्यों है, तो हम लोग लिखेंगे कि अधिकांश जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उन जीवों में जो लैंगिक प्रजनन जो है ना करते हैं, जैसे कि आपके जो हैं हायर एनिमल्स हैं ना, हायर प्लांट्स है। लेकिन क्या होता है, उन जीवों में क्या होता है जो क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे कि लोअर प्लांट्स एनिमल्स हो गए, आपके जो है शैवाल हो गए, आपके कवक हो गए। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के आने के पूर्व जो है ना, यह क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, है ना। जैसे लैंगिक जनन द्वारा जो है ये जीव अपनी जाति की निरंतरता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी जाति में विविधता जो है ना उत्पन्न होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है कि कौन से अगुणित हैं और कौन से क्या हैं, द्विगुणित हैं। जिसमें कि हम लोगों का पहला है अंडाशय। अंडाशय कैसे हैं, तो ये क्या है, द्विगुणित संरचना है। आगे है परागकोश यानी एंथर। एंथर कैसे हैं, तो ये आपके डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। आगे है अंडा। अंडा क्या है, अगुणित संरचना है ना। आगे है पराग यानी पराग जो है वो आपका परागकण से जो है ना वो डिनोट करता है। पॉलिन ग्रेन्स, तो ये कैसे हैं, अगुणित संरचनाएं हैं। उसके बाद है नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स, ये कैसी होती हैं, तो यह भी अगुणित होती हैं। ये युग्मनज जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं, यह कैसा है, द्विगुणित संरचना है। यानी कि जब यह क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप बनता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। तो नर हो गए आपके क्या, हैप्लॉइड्स यानी कि आपके अगुणित संरचना, और मादा भी हो गए आपके हैप्लॉइड अगुणित संरचना। तो दोनों मिल करके क्या बनाता है, द्विगुणित संरचना। इसीलिए क्या है, जायगोटिक सेल्स क्या हैं आपके, द्विगुणित संरचना यानी डायप्लॉइड स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन क्या है, इनके नुकसान बताएं, क्या है जो है इनके डिमेरिट्स हैं, है ना। तो क्या होता है, बाह्य निषेचन यानी निषेचन जब क्या होता है, नर और मादा युग्मक का मिलान होता है, और यह जब कहाँ मिले, शरीर के बाहर मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इनके क्या क्या नुकसान है देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जब जो है अंडाणु यानी कि जो आपके अंडे हैं
और शुक्राणु का शरीर के बाहर निषेचन होता है ना, मिलान होता है, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। इसकी सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें क्या होता है, अंडाणु का निषेचन निश्चित नहीं होता है, जिनके कारण जो है ना काफ़ी संख्या में क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं, यानी कि नर युग्मक का विकास होता है। इसके फलस्वरूप जो है ना द्विगुणित यानी डायप्लॉइड जाइगोट्स का निर्माण होता है, जो अधिकांशतः शैवालों में होता है, मछलियों में होता है, और उभयचरों प्राणियों में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो है ना दोनों का संलयन कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है और माध्यम में होता है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे है कि इनके क्या क्या हानि है ना, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या हानि है। तो देखिए इसमें क्या है, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मक का निर्माण करना होता है, यानी कि जो गैमेट्स है ना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, निषेचन के जो है ना अवसर बढ़ जाएंगे, अर्थात युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यह मीडियम में छोड़ा जाता है ना, माध्यम में होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा संख्या में क्या होता है, युग्मक बनते हैं। अगला है कि संतति जो है ना अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स होता है, क्योंकि खतरा भी होता है ना इसको इनिमी से, तो इसलिए हो सकता है वो बर्बाद हो जाए, नहीं मिले, तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ जो है ना गैमीट्स ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। उसके बाद है संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती हैं। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जो है ना क्या होती हैं, जोखिम पूर्ण होती हैं। हो सकता है कि यह किसी के द्वारा जो है खा लिए जाएं, तो इससे क्या होता है, संतानें कम संख्या में क्या रहती हैं, जीवित रह पाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस और भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस से जो है ना आप क्या समझते हैं, और दोनों में अंतर जो है ना इसमें डिफरेंस करना है। तो पहला है हम लोगों का युग्मक जनन है ना, युग्मक जनन युग्मक का निर्माण। तो इसमें क्या होता है, युग्मकों का जो है ना क्या होता है, विकास होता है, यानी कि लिखेंगे हम लोग क्या, युग्मकों के निर्माण की यह क्या है, प्रक्रिया है या क्रिया है। अगला है कि यह पूर्व निषेचन की घटना है, यानी कि यह क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कितने इवेंट्स होते हैं, तो 3 इवेंट्स होते हैं ना, पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन। तो यह किसके अंतर्गत आता है, पूर्व निषेचन के अंतर्गत आता है। पूर्व निषेचन में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। 12th में जो है हम लोग ये थ्योरी भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो पूर्व निषेचन में 2 प्रकार की घटनाएं हैं। पहला आपका क्या है, युग्मक जनन, युग्मक का स्थानांतरण है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते, इसमें जो है अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है, हाप्लॉइड्स गैमीट्स बनता है। उसके बाद जो है यह जीव के लैंगिक अंगों में होता है। कहाँ होता है, जनन अंगों में होता है। उसके बाद इस क्रिया के समय जो है ना क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अब देख लेते हैं भ्रूणोद्भव है ना, एम्ब्रायोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, यानी उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ना। उसके बाद यह निषेचनोपरांत की प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि लैंगिक प्रजनन का जो है ना क्या होता है, पश्च निषेचन में जो है क्या बनता है, आपके जायगोट के बाद भ्रूण बनता है। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, पश्च निषेचन में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद देखिए उसमें क्या होता है, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। यह क्रिया जो है ना प्रायः मादा शरीर के भीतर होता है। कहाँ होता है, भीतर होता है। उसके बाद भ्रूणोद्भव के समय जो है ना क्या होता है, क्लीवेज होता है, यानी कि वितलन होता है, कटान होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पुष्प में निषेचन और पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें, यानी कि जो क्या है आपके हायर प्लांट्स है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उसमें क्या होता है, निषेचन के बाद का क्या प्रोसेस है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो निषेचन के बाद क्या होता है, मिलान के बाद क्या होता है, यानी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो अंडाशय जो है ना वह फल में बदल जाते हैं और बीजांड क्या होते हैं, बीज में परिवर्तित होते हैं। बीजांड में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है और भ्रूण के विकास के साथ साथ जो है अध्यावरण सूकर सख्त हो जाते हैं और बीज कवच का निर्माण करते हैं। न्यूसेलस भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में जो है एक पतली परत के रूप में शेष बची रह जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, पेरी भ्रूणपोष भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाह्य दलपुंज के साथ क्या होता है, ये प्रायः जो है ना मुरझा करके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। परंतु कई पादपों में जो है ना, जैसे कि आपके चिलगम्स होते हैं, जैसे कि उदाहरण में आपका टमाटर है, बैगन है, इत्यादि में क्या होता है, जो है आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सूकर झड़ जाते हैं।
दल, पुकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है ना, यह भी मुरझा करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भ्रूण पुष्प में क्या होता है, देखिए अंड कोशिका में भ्रूण बनाती हैं, सहायक कोशिका जो है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, डिजेनरेट्स कर जाती हैं, और जो है ना यहाँ पर कोशिकाएं जो है ना वह भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कौन कोशिकाएं, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं। उसके बाद द्वितीय केंद्रक में क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, और जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के क्या करता है, पोषण के काम आता है। आगे बढ़ते हैं कि जो है आपके एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, यानी कि आपके जो है ना द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास से जो है ना 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करिए और अपने शिक्षक की सहायता से जो है इनके क्या करिए, स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम का जो है ना पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। तो जब पुष्प में क्या होता है, पुमंग होता है, एंड्रोसियम्स होता है और गाइनोसियम यानी कि जो है आपके क्या जायांग है ना, दोनों होते हैं ना, तब ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। सामान्यतः जो है ना हम लोग के आसपास जो कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जैसे कि आपके सरसों है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्टिस है, मूली है, रेफेनस सटाइवस है, मटर है, पाइसम सटाइवम है, उसके बाद है सेम है ना, इसमें क्या है, डोलिचोस टेबलब है, इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे है अमलतास, केसिया फिस्टुला है, गुलहर है, तो यहाँ पर क्या हिबिस्कस और रोजा साइनेंसिस हैं। ये आपके क्या हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प हैं और इनके क्या है, कुछ वैज्ञानिक नाम है ना, साइंटिफिक नाम है। आगे है कि अंड प्रजनक प्राणियों की संततियों का उत्तर जीवन सर्वाइवल जो होता है ना, वह सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में क्या होता है, अधिक जोखिमपूर्ण होता है, अधिक जोखिम युक्त होता है ना। कैसे होता है, आइए हम लोग जानते हैं, है ना। अंड प्रजनक यानी ओविपेरस एनिमल्स किसको बोलेंगे, जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं ना, जैसे आपके बर्ड्स हो गए, सरीसृप हो गए, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना। पक्षियों में क्या होता है, निषेचित जो है अंडे यानी युग्मनज का विकास कहाँ होता है, मादा शरीर के तो बाहर होता है, लेकिन क्या होता है, एक कवच में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल कहते हैं। यहाँ पर जो है ना कवच होता है, किसका, कवच होता है अंडे का, जिसके अंदर क्या होता है, वे सुरक्षित होते हैं। मादा जो है ना कैल्शियम युक्त कवच से जो है ढके रहते हैं और अंडे को सुरक्षित स्थान पर क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको रखते हैं। अंडों में जो है भ्रूणी विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिशु का विकास होता है। क्या होता है, शिशु का विकास होता है। जो शिशु निश्चित अवधि के पश्चात जो है ना अंडे के क्या होते हैं, टूटते हैं, जो फलस्वरूप क्या होता है, बच्चे बाहर आते हैं, यानी कि मुक्त होता है। ठीक है। अंड प्रजनक में जो है ना बाह्य यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स होता है। यह पर्यावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से क्या होता है, ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता जो है ना अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं, क्योंकि अन्य प्रजनक प्राणियों को जो है ना विकास के लिए कम समय मिलता है। अतः इन जीवों में जो है ना आंतरिक परिपक्वता जो है ना सजीव प्रत की तुलना में कम होती है, जैसे कि मत्स्यों में, उभयचरों में, सरीसृप, पक्षी इत्यादि में वर्णक जो है ना, ये जो वर्ग हैं आपके क्या हैं, अंड प्रजनक जो हैं होते हैं। बाकी जो आपके विविपेरस है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज जीवधारी कहते हैं, इसमें निषेचन जो होता है ना अंडे का, युग्मनज बनता है। उसके बाद जो ये विकास होता है ना शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के भीतर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट्स कहते हैं। यानी इंटरनल जो है यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है भ्रूण का। ठीक है। जिसके बाद जो है शिशु पैदा होते हैं। शिशु का विकास जो है पूरा होने के पश्चात जो है प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास जो है आंतरिक होने के कारण क्या होता है, यह डेवलपमेंट जो है परिवर्धन से अधिक समय लगने के कारण जो है ना इनकी जो है ना पेरेंटल केयर जोखिमपूर्ण यानी अपेक्षाकृत क्या होती हैं, कम होती हैं। आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है ना यह क्या होता है, बाह्य पर्यावरण और बाह्य परभक्षी से जो है ना जीवों से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव प्रजनक की उत्तरजीविता जो है अंड प्रजनक की। अगला सवाल है कि सूक्ष्म परिवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपगेशंस पर एक टिप्पणी लिखें, शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि उत्तक संवर्धन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको कि यह जो है ना क्या है, कायिक परिवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में क्या होता है, मातृ पौधों के जो है ना थोड़े से उत्तक यानी कोशिकाओं को लेकर के जो हम लोग क्या करेंगे, पौधे को हम लोग परिवर्धित करते हैं, बनाते हैं। यह विधि जो है ना उत्तक तथा कोशिकाओं संवर्धन तकनीक, जिसे हम लोग टिश्यू और
सेल कल्चर टेक्निक पर क्या होती हैं, ये आधारित होती हैं। इस विधि में जिस पौधे के प्रवर्धन हम लोग करना चाहते हैं ना, या होता है ना, तो उसके किसी भाग के उत्तक का जो है ना छोटा सा भाग जो है अलग कर लेते हैं हम लोग। अब इन उत्तक की जो है ना क्या होती हैं, एसेप्टिक कंडीशंस में जो है किसी उचित संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग ग्रो कराते हैं, वृद्धि कराते हैं, जिससे क्या मिलता है, यह उत्तक जो है ना पोषक पदार्थों का अवशोषण करके जो है ना वह क्या करता है, ग्रो करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे मिलते हैं, है ना, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इस कैलस को जो है ना लंबे समय तक गुणन के लिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रख देते हैं, जिससे होता क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर जो है ना कैलस जो है एक छोटा टुकड़ा दूसरे माध्यम पर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होती है, उनकी वृद्धि होती है और नन्हे पौधे के रूप में ये क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस पादप को जो है ना पुनः निकाल कर जो है मृदा पर हम लोग लगा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। तो इस विधि में एक बार जो है उत्तक संवर्धन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम समय में जो है ना बहुत सारा जो है पौधा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी काफ़ी संख्या में। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑर्किड्स में करते हैं, कैरेंटियंस में करते हैं, क्राइसोजेंथेमम में करते हैं, है ना, एस्पारागस, ये जो है अधिक सफल है। इस विधि में क्या किया जाता है, मशरूम का भी हम लोग क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। इनके साथ साथ जो है आपके बम्बू प्लांट्स, बांस का भी हम लोग करते हैं, केला का भी करते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी करते हैं ना। और यह इसीलिए भी कारगर है क्योंकि जिस पौधों में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से यानी कि जो है उत्तक संवर्धन अपना करके ही हम लोग क्या करते हैं, एक जो है ना पौधा तैयार करते हैं ना, एक सेल से, एक टिश्यू से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक संपूर्ण पौधा तैयार कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, आधुनिक तकनीक है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा हम लोग तैयार करते हैं। इसीलिए भी क्योंकि जो है पौधों में क्या होता है, टोटीपोटेंसी का गुण होता है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है।